क्लास 12th के दो स्टूडेंट्स सोनू सिंह और गोलू सिंह की कहानी सुनाता हूं आपको। जब इन्होंने 11th क्लास क्लियर करी तो दोनों के सेम परसेंटेज 60% मार्क्स इन्होंने अचीव किए। क्लास 12th में आने पर दोनों ने सेम सिलेबस, सेम टीचर्स को फॉलो किया, सेम बुक्स को फॉलो किया। लेकिन जब 12th क्लास का रिजल्ट आया ना, उस समय गोलू सिंह ने तो सिर्फ 70% मार्क्स अचीव किए और सोनू सिंह ने तो 12th क्लास में टॉप कर दिया विद अ परसेंटेज ऑफ 98.5। तो आप अब ये सोच रहे होंगे कि ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ। तो आज मैं आपको वही 5 बातें बताने वाला हूं जो सोनू सिंह ने कुछ ऐसे काम किए जो गोलू ने नहीं किए। तो आप सोनू सिंह बनना चाहते हो या गोलू सिंह बनना चाहते हो? हेलो एवरीवन, क्लास 12th में आ गए हो ना? क्लास 12th में बहुत पढ़ना पड़ेगा। बोर्ड की क्लास है, पेपर बाहर से आएगा और बाहर के टीचर्स ही इसे चेक करेंगे। अगर आपसे ये कोई बोल रहा है ना और आप ये सब बातें यहाँ खुद सोच रहे हो और सोच सोच के डर रहे हो, तो डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। ये जरूर सच है कि बोर्ड का पेपर है और बाहर से आने वाला है और बाहर के टीचर्स इसे चेक करेंगे, लेकिन इन सब बातों को सोच के आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। 12th क्लास आपकी बहुत ही इजी क्लास होने वाली है। मैं तो ये कहूंगा कि 11th क्लास से भी ज्यादा इजी 12th क्लास का मैथमेटिक्स होने वाला है। जो बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं ना, अगर आपने वो वर्ड टू वर्ड इंप्लीमेंट कर लिया तो 12th क्लास आपकी पसंदीदा क्लास और बहुत जबरदस्त रिजल्ट आपके लिए लेके आएगी और आप भी सोनू सिंह की तरह टॉप कर सकते हो। जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और अभी तक भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर आरपीएस तू एंड वेलकम टू द क्वेस्ट फॉर मैथ्स चैनल। अपने बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको। आपके सीनियर्स जो 12th क्लास कर चुके हैं या जिन्होंने मुझसे इंजीनियरिंग का मैथमेटिक्स किया है, आप उनसे पूछिए। विद अ ह्यूज एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स to engineering students, graduation students, 11th, 12th mathematics since 1999। जब आप अपने सीनियर से बात करेंगे ना तो वो आपको बताएंगे टूर सर ने जो पढ़ाया, उन्होंने जो मेथड्स बताए, उनसे उनको मैथ्स को अंडरस्टैंड करने में, टॉप करने में टूर सर की स्ट्रेटेजी, उनके नोट्स और उनका पढ़ाया कितना ज्यादा उनको हेल्पफुल हुआ, ये वो आपको बताएंगे। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। और इस साल भी तुम लोगों के साथ पूरी मेहनत करने वाला हूं। तो चलते हैं उन 5 पॉइंट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, सबसे पहला पॉजिटिव माइंडसेट और पॉजिटिव होप। जब 11th क्लास में सोनू सिंह और गोलू सिंह की सेम परसेंटेज आई थी तो 12th क्लास में आते ही गोलू सिंह ने ये सोचना शुरू कर दिया कि जो उसने 11th क्लास में सीखा, जो कॉन्सेप्ट, जो फॉर्मूले उसने 11th क्लास में सीखे, वो अब 12th क्लास में काम आने वाले नहीं है। बल्कि सोनू सिंह ने ठीक इससे उल्टा किया। उसने 11th क्लास के मेन कॉन्सेप्ट्स यानी कि फॉर्मूले, टॉपिक्स, उनको एक बार दोबारा रिवाइज किया, रिफ्रेश किया और अपनी आंखों के सामने रखा उसने थ्रू आउट 12th क्लास। और 12th क्लास के टॉपिक्स में भी उसने अपने प्रीवियस जो नॉलेज 11th क्लास में ली थी वो यूज करनी शुरू करी। यानी कि 11th क्लास के रिजल्ट से आपको डरना नहीं है, डीमोटिवेटेड नहीं होना, बल्कि आपने जो 11th क्लास में सीखा उसको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रिवाइज करते हुए 12th के टॉपिक्स में आपको यूज करना है। तो आपके लिए 12th क्लास जो है एक बहुत ही बढ़िया स्कोरिंग क्लास होने वाली है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर अपना पॉजिटिव माइंडसेट मुझे शो करो। तो पॉजिटिव माइंडसेट को शो करते हुए जल्दी से कमेंट बॉक्स पर जाइए और वहां कमेंट कीजिए, क्लास 12th विल बी द बेस्ट क्लास ऑफ माय लाइफ। नंबर 2 पॉइंट, स्मार्ट। अब ये क्या है? सोनू सिंह और गोलू सिंह की स्टडी पैटर्न में यहां बहुत बड़ा डिफरेंस था। जहां तक गोलू सिंह की बात करें तो वो हार्ड वर्क की तरफ ज्यादा ध्यान था उसका। जैसे ही वो अपने स्कूल से या अपने कॉलेज से वापस आता था तो घर में बस पढ़ना शुरू कर देता था। कोई प्लानिंग नहीं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं उसके पढ़ने के पीछे। और अपने सीनियर से, उसका पड़ोसी है तो उससे पूछ लिया, उसका टीचर है तो उससे पूछ लिया, किसी सीनियर से पूछ लिया,
बस वो ये पूछता रहता था कि सर मैं इतना पढ़ रहा हूं, अब मुझे और कितने घंटे पढ़ना है 12th में अच्छे मार्क्स लेने के लिए, बस उसका यही होता था। लेकिन सोनू सिंह यहां कुछ स्मार्ट वर्क करता था। डिफरेंस बताता हूं आपको। गोलू सिंह तो सिर्फ टाइम टेबल सेट करता था कि 2 बजे से लेके, या जब वो घर आता है 4 बजे से लेके 6 बजे तक उसने जो है मैथ पढ़ना है, फिर 6:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक उसने फिजिक्स पढ़नी है, एंड सो ऑन। ये था उसका। सोनू सिंह ये सोचता था कि जो टारगेट्स उसने टॉपिक से रिलेटेड अपने सेट किए हैं, टाइम टेबल उसी के अकॉर्डिंग बनाना है, और जब तक वो 4 या 5 टॉपिक्स फॉर एग्जांपल वो रात तक, जब तक वो पूरे ना हो जाएं तब तक वो सोएगा नहीं। तो इतना बड़ा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, हार्ड थिंकिंग स्मार्ट थिंकिंग में उन दोनों की ये बहुत बड़ा डिफरेंस था उनमें। स्मार्ट स्टडी का जो सेकंड पॉइंट है, जो सोनू सिंह ने तो पूरे रिलीजियसली कमिटेडली उसने ये स्टेप जो है फॉलो किया, दैट इज द सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। वो क्या है? देखिए, जैसे मान के चलते हैं कि सोनू सिंह की टॉपिक शुरू कर रहा है मैट्रिक्स। जो अभी अभी नए बच्चे आए हैं 12th क्लास में, उनको शायद अभी तक ये समझ ना आए, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि एक टॉपिक है। तो मैट्रिक्स जैसे उसने किया, उसमें से पहले तो सबसे पहले वो देखेगा कि इस मैट्रिक्स में फाइनल एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, एक एक नंबर का, एक एक नंबर के क्वेश्चंस को कैसे उसने प्रिपेयर करना है, कितना उसके बारे में लिखना है। ठीक है, ज्यादा नहीं लिखना क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस में किस तरह से उसको अटेम्प्ट करना है, क्या उसकी स्ट्रेटेजी रहेगी, कितना उसको एक्सप्लेनेशन करना है उसमें। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस अगर आएंगे मैट्रिक्स में, इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले, तो उनको कैसे सॉल्व करना है, कितना उसमें उसने एक्सप्लेन करना है, कितना उसमें सॉल्यूशंस डालने हैं, कैलकुलेशंस के बारे में, ये सब तरह की स्ट्रेटेजी वो पहले बना लेता था सोनू सिंह। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं अभी 12th क्लास में नया हूं, मैं इस सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी कैसे बना सकता हूं? तो इसकी टेंशन मत लो, इसके लिए मैं आपके साथ में हूं। जब मैं टॉपिक शुरू करवाऊंगा ना, तो उस समय मैं आपको सारी स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करवाऊंगा। क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक किस बुक में से पढ़ना है, पूरा रोड मैप दूंगा आपको। कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सी बुक में से पढ़ना है। इस चैनल में अगर आप जुड़े रहोगे ना, तो आपको धीरे धीरे सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी बनाना आ जाएगा, टॉपिक से रिलेटेड स्ट्रेटेजी बनानी आ जाएगी, और आपको लगेगा कि हाँ यार, ये सब बातें तो बहुत ही आसान हो रही है मेरे लिए। स्मार्ट स्टडी में जो नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिवीजन। किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट में जब आप करते हैं, तो शाम आते आते, दिन निकलते निकलते, जब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, तो हमारी जो मेमोरी है उस टॉपिक से रिलेटेड कम होती जाती है। जैसे कि अगर आप मेमोरी का ग्राफ देखेंगे, तो उसका डाउनफॉल इस तरह से आ रहा होता है। फर्स्ट डे जब आप टॉपिक देखते हैं, तो आपकी वो टॉपिक आपके माइंड में, उसकी मेमोरी जो है वो टॉप पे होती है। सेकेंड डे उसकी मेमोरी थोड़ी कम हो जाती है, और 7 दिन या 10 दिन होने के बाद वो बिल्कुल माइंड से खत्म हो चुकी होती है, और आपको शायद ये भी भूल चुका होता है कि कभी मैंने ये टॉपिक भी किया था कि नहीं किया था, या हल्का हल्का सा याद होगा, हाँ यार किया तो था, लेकिन मुझे वो याद नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि जो ये रिवीजन की जो आदत है, ये आपको डेली बेसिस पे होनी चाहिए। आप जो टॉपिक कर रहे हैं, शाम होते होते जब आप पढ़ना बंद कर देते हैं, फिर भी आप आधा घंटा जो है आपने जो पढ़ा, कम से कम आधा घंटा एक बार वो अपने टॉपिक को आप रिफ्रेश कर लीजिए। इतना बहुत है, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, रोज करना है इसको। उससे क्या होगा कि वो टॉपिक आपके माइंड में रिफ्रेश रहेगा, बिल्कुल फ्रेश रहेगा और ताजा रहेगा। नंबर 3, इस टीचर से भी पढ़ लिया, इस बुक को भी सर्च कर लिया, यूट्यूब के ऊपर भी सर्च कर लिया। फिर मेरे पड़ोस में एक दीदी रहती है, वो बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई है, तो मैंने उससे भी पूछ लिया। गोलू सिंह का तो ये हर रोज का काम था, उसको जो भी मिलता था उससे अपनी स्ट्रेटेजी, अपने पढ़ने का तरीका वो जरूर डिस्कस करता था। इससे क्या होता है? इससे वास्तव में गोलू सिंह जो है अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। अगर आप भी ऐसा करेंगे, बहुत ज्यादा सोर्सेज से अगर आप इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, इस किताब को देख रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर भी आप सर्च कर रहे हैं, इस टीचर को भी पूछ रहे हैं, उस टीचर्स को भी पूछ रहे हैं, तो वास्तव में आप अपना टाइम ही तो वेस्ट कर रहे हैं। होना क्या चाहिए कि आपको एक बुक, एक टीचर, एक प्लेटफॉर्म पर पूरा विश्वास करके आपको उसी प्लेटफॉर्म से पढ़ना चाहिए। और अगर आपको मैथ में टॉप करना है, तो क्वेस्ट फॉर मैथ्स के चैनल को आप फॉलो कर लीजिए। स्टूडेंट्स,
ट्वेल्थ क्लास में जो लास्ट ईयर में मैंने पढ़ाया, ट्वेल्थ क्लास में जो फाइनल बोर्ड का एग्जामिनेशन हुआ, पंजाब बोर्ड का और सीबीएसई बोर्ड का, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वो बताने वाला हूं कि जो जो टॉपिक्स मैंने बताए, एग्जैक्ट क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चंस मैंने बताए उनसे रिलेटेड सिबलिंग क्वेश्चंस किस तरह से उन टॉपिक्स में आए हुए हैं। और आई कैन मेक यू गारंटी कि मैं वो वीडियो में आपको बिल्कुल प्रूव भी करने वाला हूं कि किस तरह से उसमें 80 मार्क्स के क्वेश्चंस में 60 प्लस मार्क्स का टॉपिक आए हुए हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो मैथमेटिक्स में टॉप करना 100% श्योर हो। फोर्थ स्टेप, रिटन प्रैक्टिस, कैलकुलेशन प्रैक्टिस। कई बार मैं देखता हूं कि स्टूडेंट्स, बच्चे जब मैथमेटिक्स पढ़ रहे होते हैं तो उसको वर्बली याद कर रहे होते हैं। कितनी हैरानी वाली बात है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जब तक आपने अपने हाथ से लिख के नहीं देखा, मैथमेटिक्स का सीक्रेट क्या है, जो स्टूडेंट या जो भी पर्सन, चाहे वो टीचर है चाहे वो स्टूडेंट है, जो अपने हाथ से, अपने पेन से, अपने माइंड से क्वेश्चन को करता है, उस टॉपिक को समझने की कोशिश करता है और उसको रिवाइज करता है, कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करता है, बस मैथमेटिक्स उसको आ जाता है। जब आप एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं और अगर आपने रिटन प्रैक्टिस नहीं किया तो होगा क्या, फिर एग्जामिनेशन में टाइम कम होने की वजह से भी टेंशन होती है। तो जब आपने कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस नहीं करी, खास तौर से बच्चे मैथमेटिक्स के पेपर में अटकते कहाँ जाके वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने, मान लीजिए क्लास में जब स्टडी चल रही है तो उस समय उन्होंने वो प्रैक्टिस कर लिया सुबह, अब उनको वो ओवर कॉन्फिडेंस में जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो उस क्वेश्चन को वो हाफ कर लेते हैं। उनको कहते हैं यार ठीक है, सेम क्वेश्चन तो है ही, तो अब इसकी कैलकुलेशन को प्रैक्टिस करने की जरूरत क्या है, एग्जामिनेशन में कर दूंगा सीधा ही। बस यहां जाके उनका ओवर कॉन्फिडेंस उनको मार जाता है। क्योंकि कैलकुलेशन को जब तक आप जबरदस्त तरीके से उसकी प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो कैलकुलेशन ने, क्योंकि क्वेश्चन सेम तो आता नहीं, कई बार सिबलिंग क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो उसकी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन डिफरेंट होती है कि नहीं। तो जब आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जामिनेशन में वो बड़े इजीली तरीके से आपको कैलकुलेशन जो है वो होती जाएगी। तो माइंड में जो प्रेशर है, टाइम का प्रेशर जो है, क्वेश्चन को करने का जो प्रेशर है, वो कैलकुलेशन के ऊपर हावी नहीं होगा और आपकी कैलकुलेशंस गलत नहीं होंगी। कहने का मतलब क्या है कि जो रिटन प्रैक्टिस है, ये आपने मैथमेटिक्स टॉपिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट टॉपिक में आपने जरूर अपनी एक हैबिट डालनी है। सोनू सिंह की ये 4th हैबिट्स में से एक हैबिट रही है, ठीक है। अब ये रिटन प्रैक्टिस हो कहां से सकती है, जैसे कि कई बार टर्म एग्जामिनेशन होते हैं, हाउस टेस्ट होते हैं, वो भी एक रिटन प्रैक्टिस को करने का एक, या उसको पूरा करने का एक जो है वो स्टेप है। उस तरह जब आप क्लास में नोट्स बना रहे होते हैं, जब टीचर पढ़ा रहा है, नोट्स बना रहे हैं, आप इस चैनल में से जब आप पढ़ रहे हैं, तो आप जब नोट्स बना रहे हैं तो जो क्वेश्चन आपने देखा, जो क्वेश्चन आपने समझा, उसको पहले अंडरस्टैंड आपने कर लिया, ठीक है, अब उसको आपने नोट कर लिया, ठीक। उसके बाद उससे रिलेटेड जो सिबलिंग क्वेश्चंस हैं, उससे रिलेटेड जो और क्वेश्चंस हैं, जब आपने उसको किए, उनको जब आपने अपनी कॉपी पे किया, तो वो भी एक रिटन प्रैक्टिस करने का एक अलग से तरीका है वो भी। तो ये सब तरीके आप अपनाएंगे तो रिटन प्रैक्टिस आपकी साथ साथ में होती जाएगी। जैसे मैंने कहा, सोनू सिंह का ये फॉलो करने का 4th स्टेप है, जो उसकी सक्सेस के पीछे 4th स्टेप रहा है। और गोलू सिंह की कह लीजिए कि कम परसेंटेज आने में ये एक मेजर हाथ रहा कि उसने रिवीजन जो है ओवर कॉन्फिडेंस होने पे करी, यानी कि एक बार या 2 बार करी होगी, उसके बाद उसने सोचा होगा कि यार अब टॉपिक आने लग गया, अब करने की जरूरत क्या है। या उसको कैलकुलेशन ने जो है, जब वो एग्जामिनेशन में टॉपिक कर रहा था, क्वेश्चन कर रहा था, तो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं वो अटक गया। नंबर 5, कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट एफर्ट्स। शुरू में तो सोनू सिंह और गोलू सिंह दोनों को अगर आप देखेंगे ना, उनका स्टडी का पैटर्न देखेंगे या स्टडी का तरीका देखेंगे, स्टडी के पढ़ने के आवर्स देखेंगे, दोनों के सेम लगते थे। शुरू में गोलू सिंह बहुत जोश में था, मोटिवेटेड था, उसने तो बल्कि टॉपिक्स के नोट्स भी जैसे सोनू सिंह बना रहा था उसी तरह से गोलू सिंह भी बना रहा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब नोट्स बनने लग गए, टॉपिक्स पूरे होने लग गए, तो एंड आते आते गोलू सिंह को लगा कि ठीक है यार, मैंने अब सारा सिलेबस कर लिया है, मैं ऐसा मानिए कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गया वो। उसको लगा कि अब दोबारा से करने की क्या जरूरत है,
धीरे 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 एक तो स्टेप हम कह सकते हैं कि उसका ओवर कॉन्फिडेंस उसको मार गया, या दूसरे स्टेप पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि उसका जो मोटिवेशन लेवल था वो डाउन हो गया। ठीक है यार, अब मैंने सिलेबस कर लिया है यार, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, अब मुझे मतलब उसने अपने वर्किंग आवर्स जो हैं वो कम कर दिए, या पढ़ने का तरीका जो पहले उसने टाइम टेबल वगैरह बनाया था उसको फॉलो करना बंद कर दिया। लेकिन सोनू सिंह ने क्या किया, अपने एफर्ट्स जो उसने शुरू में रखे, चाहे वो थोड़े से कम हो, लेकिन उन एफर्ट्स को कंसिस्टेंटली और परसिस्टेंटली, यानी कि बार बार और लगातार उन्हीं एफर्ट्स को वो रिपीट करता रहा। तो यहां कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट एफर्ट का मतलब क्या है, जो मैंने आपको पिछले 4 स्टेप्स बताए, उन 4 स्टेप्स को चाहे आप थोड़ा धीरे धीरे कर दो, लेकिन करो, बार बार लगातार उन स्टेप्स को अगर आप करो, यानी कि टारगेट्स बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, उसी के इर्द गिर्द रिवीजन आपको करनी है, रिटन प्रैक्टिस में आपको पूरा जोर लगाना है। तो यहां ये कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट एफर्ट्स जो हैं आपको डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट, एक जबरदस्त रिजल्ट, और 98.5% जो मार्क्स सोनू सिंह ने लिए, यही उसकी सफलता की कहानी है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली सोनू सिंह की तरह आप भी टॉप कर सकते हैं। सी यू।